हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स मल्टीपल चॉइस भी, थ्योरेटिकल वाइज भी फर्स्ट चैप्टर के डिस्कस किए थे। और अब जो हमारा टॉपिक है कंसिडरेशन, हमने उसके डेफिनेशन एंड उसके कुछ लीगल कॉन्सेप्ट समझे थे। तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे कि कंसिडरेशन के लीगल रूल्स क्या होते हैं। मैं हेडिंग दे दूं और इसी पे ही आज हम बात करेंगे। लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। सबसे पहले जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, उसमें पहला पॉइंट यही था कि कंसिडरेशन must move at the desire of promisor। कंसिडरेशन जो है वो एक तरह से ऑफर कौन करेगा? प्रोमिसी, मतलब जिसको ऑफर दिया गया और जिसने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल या ऑफर, या कोई थर्ड पार्टी हो गया जिसको मैंने ऑफर दिया गया, मैंने ऑफर दिया, जिसको प्रोमिसी हो गया, थर्ड पार्टी हो गया। तो ये कंसिडरेशन तभी ऑफर होगा ना जब प्रोमिसर एक तरह से रिक्वेस्ट करेगा या प्रोमिसर का डिज़ायर होगा। ठीक है, तो कंसिडरेशन का रिटर्न एलिमेंट क्या है? प्रोमिसर का डिज़ायर, यानी कि जो ऑफर दे रहा है, ठीक है, जिसको फॉर एग्जांपल सर्विस देनी है, किसके बदले में? सर्विस के बदले में उसको क्या चाहिए? उसको मॉनेटरी कंसिडरेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे उसको फीस चाहिए, कंसल्टेंसी फीस चाहिए सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में, सर्विस के रिटर्न में। तो वो सर्विस दे रहा है अपने डिज़ायर पे, अपनी इच्छा पे दे रहा है, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रोमिसी जो है वो उसके बदले में उसको पैसा दे। तो कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय प्रोमिसी और थर्ड पार्टी एट डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज जैसे हो गया, इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस इज इन्फोर्सेबल। वो इन्फोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, दोनों पार्टीज़ का उसमें ऑब्लिगेशन होता है। और प्रॉमिसर अगर समझा जाए तो प्रॉमिसर के डिज़ायर से ही होती है। और भी अगर कोई अच्छा आपको एग्जाम्पल देना हो तो वो मैं बताती हूँ। एक केस लॉ है इसमें, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, जिसमें एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को प्रॉमिस किया था कि हम कमीशन देंगे आर्टिकल्स पे जो भी एजेंसी के थ्रू, मेरी एजेंसी के थ्रू सेल होंगी, तो उसके बदले में हम आपको कमीशन देंगे। ठीक है, तो पी ने बेसिकली मार्केट अरेंज कराया सी के डिज़ायर पे। सी एक कलेक्टर है, दूसरी पार्टी है। डी इज़ द डिफेंडेंट, जहाँ पे मतलब दुर्गा प्रसाद को रेफर किया गया है। तो डी वॉज नॉट बाउंड टू पे एज इट वॉज विदाउट कंसिडरेशन एंड हेंस वॉइड। मैं कुछ इसके बुलेट पॉइंट्स लिख लेती हूँ, फिर आपको इसको डिटेल में बताती हूँ कि ये एग्जाम्पल बेसिकली बोल क्या रहा है। सबसे पहले तो इसमें ये है कि इट मस्ट बी ऑफर्ड बाय प्रोमिसी और थर्ड पार्टी या प्रोमिसी ऑफर करे एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। एंड दूसरी चीज़ रिटर्न, ये समझ आ गई? रिटर्न एलिमेंट मतलब कंसिडरेशन। तो अगर प्रोमिसर कोई सर्विस दे रहा है, गुड सप्लाई कर रहा है, तो जैसे ही उसने सप्लाई किया, उसका इंटेंट था, उसको उसका मोटिव छिपा था कि उसे सर्विस देनी है, गुड्स देनी है। जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया है उसे, एक्सेप्टर को, ठीक, और बदले में एक्सेप्टर उसको पैसा दे रहा है, उसको मनी दे रहा है, उसको कैश दे रहा है इन रिटर्न, और वो भी प्रोमिसर के ही डिज़ायर से हो रहा है।
क्योंकि प्रोमिसर ने मान लो कहा कि मुझे कैश चाहिए या मुझे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करो या पेटीएम करो, जो भी मोड ऑफ पेमेंट हो, तो उसमें प्रोमिसर का डिज़ायर छुपा है कि मतलब मुझे कंसिडरेशन चाहिए, तो वो चीज़ होनी चाहिए। एंड इसमें एक चीज़ और है कि एन एक्ट डन एट द डिज़ायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट कंसिडरेशन। कोई तीसरी पार्टी है, उसके डिज़ायर पे एक्ट हो रहा है, तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे एक एग्जाम्पल है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, तो ये केस लॉ क्या बोलता है, एक पार्टी है डी एंड एक पार्टी है पी। अब इन्होंने प्रॉमिस किया टू पे कमीशन, मतलब हो गया कंसिडरेशन, कमीशन हो गया कंसिडरेशन ऑन आर्टिकल्स विच वुड बी सोल्ड। ठीक है, इनकी मान लो एजेंसी है मार्केट में, तो डी ने पी से कहा कि अगर ये गुड्स आप अपनी एजेंसी के थ्रू बेच दोगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा इस पे। इन्होंने मार्केट कंस्ट्रक्ट किया, मतलब मार्केट में मान लो आर्टिकल्स अरेंज करे, सब पूरा मैनेज किया, मार्केट कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन डी के डिज़ायर पे नहीं, एट डिज़ायर ऑफ सी, कोई अनदर पर्सन एंड नॉट डी। तो अब इसमें क्या डी पी को पेमेंट करेगा? नहीं, डी वॉज नॉट बाउंड टू मेक पेमेंट, डी पेमेंट नहीं करेगा पी को। ठीक है, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। इस किसका एग्जाम्पल है ये? एन एक्ट डन एट द डिज़ायर ऑफ थर्ड पार्टी इज़ नॉट कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन नहीं है, डी पी को पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि पी ने मार्केट जो अरेंज किया है वो सी के रिक्वेस्ट पे किया है, ना कि डी के रिक्वेस्ट पे किया है। सी कोई थर्ड पार्टी है, ये एक थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी के रिक्वेस्ट में किया है, ना कि डी के रिक्वेस्ट पे, तो कंसिडरेशन ये नहीं देगा और ये वॉइड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ। अब फॉर एग्जांपल एक और है इसमें कि आर एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो एस के गुड सेव करता है फायर से। तो अब इसमें ये लिखा है कि आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड फॉर ए सर्विस एज द एक्ट बीइंग डन। जो भी था मान लो कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, आर के इंश्योरेंस कंपनी है, वो लीगली बाउंड है, वो उसकी ड्यूटी है, तो वो तो गुड सेव करेगी पर्टिकुलर जिसका इंश्योरेंस ले रही है, जिस कस्टमर का। लेकिन अगर वॉलंटरी एक्ट कर रहा है आर, अपने एंड से बिना कुछ मांगे, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हेल्प सॉर्ट ऑफ कर रहा है दूसरी पार्टी की, ये सोचते हुए कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो वो एक्ट वॉलंटरी माना जाएगा। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन ये एग्जाम्पल इस चीज़ का है कि थर्ड पार्टी के रिक्वेस्ट पे अगर कोई भी एक्शन हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है, तो वो कंसिडरेशन नहीं होगा। एंड अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी। इसका मतलब क्या हुआ, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी or any other person इसका मतलब क्या हुआ, कंसिडरेशन मतलब मूव कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है प्रोमिसी से या किसी भी पर्सन से जो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन में लिखा है साफ कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग एक्ट दैट इज कंसिडरेशन। ठीक, तो स्ट्रेंजर हो सकता है कंसिडरेशन में, भले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए लेकिन कंसिडरेशन में हो सकता है।
इससे जुड़ा हुआ एक केस लॉ है, लेकिन पहले मैं बुलेट पॉइंट्स लिख दूं। इसमें बेसिकली यही है कि कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी or any other person who is not a party, जो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं जुड़ा है, तो उससे भी कंसिडरेशन प्रोसीड हो सकती है। इसी का केस लॉ है एक बहुत ही फेमस, चिनाया वर्सेस रमाया, 1882 का केस लॉ है। अच्छा, ये केस लॉ क्या कहता है? इस केस लॉ में क्या लिखा है? एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी टू हर डॉटर with a direction to pay a certain sum of money to the maternal uncle by way of annuity। अच्छा, अब ऐसे समझते हैं, ये एक ओल्ड लेडी है, ठीक, ये डॉटर है, एंड यहाँ पे एक आते हैं अंकल, ठीक। तो अब इसमें क्या दिखा रहे हैं? ओल्ड लेडी ने डॉटर को गिफ्ट की प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टेड टू पे सम टू अंकल, ठीक है, सर्टेन सम जो है प्रॉपर्टी गिफ्ट की, और ये भी कहा कि कुछ पैसा आप इन अंकल को दे देना इन फॉर्म ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी हो गया जैसे पेंशन बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन के प्लान्स होते हैं, वैसी एन्यूटी भी होती है कुछ कंपनीज की स्कीम्स के रूप में। तो वो भी एक तरह का फॉर्म होता है पेमेंट का, एक्यूमुलेटेड पेमेंट होता है, एम्प्लॉई को दिया जाता है उसके रिटायरमेंट पे, तो वो एन्यूटी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ कंपनी नहीं पे कर रही है, यहाँ ओल्ड लेडी डॉटर को अपने डायरेक्ट कर रही है। डॉटर ने एन्यूटी नहीं दी, अब इन्होंने डिडंट पे एन्यूटी, डायरेक्शन मिल गया लेकिन एन्यूटी दी नहीं, एंड अंकल ने स्यू कर दिया इनको, अंकल ने केस फाइल कर दिया डॉटर के खिलाफ। अब इसमें क्या डिसीजन आया था? डिसीजन क्या आया था इस केस लॉ का? डिसीजन ये आया था कि देयर वाज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। देयर वाज sufficient consideration for uncle to recover money from daughter। तो अंकल के पास कंसिडरेशन था सफिशिएंट, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमने ये पॉइंट पढ़ा है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर नहीं हो सकता है, लेकिन कंसिडरेशन में हो सकता है। तो अगर कंसिडरेशन प्रोसीड हो रही है तो वो प्रोमिसी के पास, जैसे इस केस में डॉटर है प्रोमिसी, तो वो प्रोमिसी के पास भी जाएगी, और प्रोमिसी से दूसरे पर्सन के पास भी जा रही है, थर्ड पार्टी के पास भी जा रही है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड लेडी एंड डॉटर में हुआ था और डॉटर प्रोमिसी है, तो प्रोमिसी से और दूसरे पर्सन के पास भी जा सकती है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थे, तब भी इनके पास कंसिडरेशन प्रोसीड हो सकती है। इनके पास पूरा राइट है सूट फाइल करने का, केस फाइल करने का डॉटर से, डॉटर के खिलाफ, एंड डॉटर से रिकवरी लेने का, एन्यूटी का, उस अमाउंट की रिकवरी लेने का पूरा हक है इनके पास, अंकल के पास पूरा राइट है। तो यही डिसीजन आया था, समझ आया? तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट से मत कंफ्यूज करना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर नहीं हो सकता है बट कंसिडरेशन में हो सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। ये हमने पढ़ा भी था जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे थे, तो उसमें एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी भी पढ़ा था।
अच्छा, इसमें हम लोग ने ये पढ़ा था कि कोई एक्ट परफॉर्म हो गया मान लो, ठीक, और उसके रिस्पेक्ट में कंसिडरेशन भी पे हो गया तो वो एग्जीक्यूटेड माना जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉमिस से जुड़ा हुआ है, ठीक, कोई कंसिडरेशन में प्रॉमिस इन्वॉल्व है तो वो एग्जीक्यूटरी माना जाएगा। मान लो एक पार्टी ने प्रॉमिस दिया और दूसरे पार्टी का वो कंसिडरेशन है किसी एक्ट का, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। समझ आ रही है? तो इसके बुलेट पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं? अ कंसिडरेशन which consists performance of an act is executed, ठीक, but when it consists promise, अगर उसमें promise है by one party, ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रही हूँ, प्रॉमिस बाय वन पार्टी मे बी कंसिडरेशन फॉर एन एक्ट बाय द अदर। तो एक पार्टी का प्रॉमिस दूसरे पार्टी के कंसिडरेशन बन सकता है जब वो कोई एक्ट करे। तो ये एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी का मतलब है कंसिडरेशन के फॉर्म में, जैसे कि एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी। ए ने पे किया 5000, बी ने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया? टू डिलीवर हिम सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वीट। उसने कहा कि हम आपको वीट डिलीवर कर देंगे इन 1 मंथ, ठीक। तो अब ये क्या है? ये बी जो है ये एक तरह का प्रॉमिस कर रहा है। ए ने 5000 दे दिए, बी ने प्रॉमिस किया। तो अब ए का एक्ट जो है वो एग्जीक्यूटेड है, लेकिन जो भी कंसिडरेशन बी ने प्रॉमिस किया है वो एग्जीक्यूटरी है, क्योंकि इसमें प्रॉमिस इन्वॉल्व हो गया है। अगर ये पे करता, ये डिलीवर कर देता तो एग्जीक्यूटेड हो जाता कंसिडरेशन, लेकिन इसने अभी पे किया है और दूसरी पार्टी ने सिर्फ प्रॉमिस किया है कि 1 महीने में देंगे, तो ये एग्जीक्यूटरी हो गया, ठीक। एंड 4th पॉइंट क्या कहता है? कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इसमें लिखा रहता है कि द वर्ड हैज़ डन या एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, तो इसका मतलब ही है कि पास्ट से इन्वॉल्व है। जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ भी रहे थे तो हम लोग ने ये चीज़ देखी भी थी। Past consideration must move by a previous request. It is a general principle that consideration is given and accepted in exchange for promise. The consideration of past may be motive but cannot be the real consideration of subsequent promise. In the event of services being rendered in the past at the request of promisor, the subsequent promise is regarded as an admission that past consideration was not gratuitous. एक तरह से ये कह रहे हैं, पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्ड्स has done or abstained from doing, जो सेक्शन 2D में लिखा था, are a recognition of past consideration. तो अगर
ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं डेफिनेशन में। हम लोग ने इससे पहले जो टॉपिक कवर किया था कंसिडरेशन से पहले, तो डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें ये देखा था हमने कि पास्ट टेंस भी यूज़ हो रहा था, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी, हैज़ डन और एब्सटेन्ड, डज और एब्सटेन्स, promises टू डू और एब्सटेन। तो इसलिए इसमें ये पॉइंट कवर हो रहा है कि इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यानी कि अगर कोई प्रॉमिस को सपोर्ट करना है तो पास्ट कंसिडरेशन से एक रिक्वेस्ट कनेक्टेड हो, ठीक, पहले की कोई रिक्वेस्ट। तो इसमें ये लिखा है कि कंसिडरेशन जो है अगर पास्ट है तो वो रियल कंसिडरेशन नहीं हो सकती है सब्सीक्वेंट प्रॉमिस की। मतलब अगर पास्ट कंसिडरेशन हुई है, कोई एक्ट हुआ, उसके बदले में कंसिडरेशन दिया गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर में भी उससे कनेक्ट होगी। फ्यूचर में भी हो सकता है उससे फ्यूचर में भी कोई अलग या नया प्रॉमिस निकल के आए और उसमें फर्दर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। कोई पास्ट में सर्विस रेंडर हुई प्रॉमिसर के डिज़ायर पे, उसकी इच्छा पे, तो सब्सीक्वेंट प्रॉमिस अगर हो रहा है तो वो, इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट में भी हुआ था तो फ्यूचर में भी उसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके डिज़ायर पे वर्क होगा एंड कंसिडरेशन पे होगी। जैसे ए ने कोई सर्विसेज दी बी को उसके डिज़ायर पे, फिर उसके एक हफ्ते बाद बी ने कॉम्पनसेट किया, उसको अमाउंट दिया सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, तो वो पास्ट कंसिडरेशन है, वो पास्ट कंसिडरेशन हो गई। ठीक, ए ने बी को कंसल्टेंसी दी, बी ने उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर दिया लेकिन एक हफ्ते बाद किया, तो वो कंसिडरेशन पास्ट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का एक्ट हो गया जो पहले हो गया, अभी प्रेजेंट में नहीं है ना फ्यूचर में। तो इसमें ये एग्जाम्पल बोल रहा है कि जिसने सर्विसेज दी थी, मान लो ए ने दी थी, तो वो उससे रिकवरी ले सकता है कभी भी अमाउंट की, क्योंकि बी ने प्रॉमिस कर दिया था, जो पार्टी सर्विसेज ले रही थी उसने प्रॉमिस कर दिया था। ठीक, तो जैसे कोई पास्ट में एक्ट हुआ तो उसकी वजह से ये नहीं माना जाएगा कि सब्सीक्वेंट में वो जो भी प्रॉमिस है वो उसका कंसिडरेशन है। पास्ट में सर्विसेज प्रोवाइड हुई, उसके अगेंस्ट में प्रॉमिस हुआ कि 10-15 दिन बाद पेमेंट होगा, और वो पेमेंट जब 10-15 दिन बाद हो रहा है तो वो पास्ट कंसिडरेशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ना कि वो प्रेजेंट कंसिडरेशन माना जाएगा। तो जो भी बाद के जो प्रोमिसेस हो रहे हैं वो ये नहीं माना जाएगा कि पास्ट में जो भी कंसिडरेशन हुआ है, जो भी इन रिटर्न हुआ है एक्सचेंज, वो उससे जुड़ा हुआ है, ये नहीं माना जाएगा, वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। समझ आ रहा है आप लोग सबको? अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज लिखी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको। एंड इसके अलावा 5th पॉइंट क्या कहता है, और अगर इसका बेसिक रूल समझना है तो बेसिक रूल यही है कि डेफिनेशन पे जाइए, उसके हिसाब से ही यहाँ पे लीगल रूल निकाला गया है कि कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके बाद कह रहे हैं कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए कि इक्वल वैल्यू की हो, जिस प्रॉमिस के रूप में एक्सचेंज हुआ है तो कंसिडरेशन भी उसी वैल्यू की होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक्स ने प्रॉमिस किया कि हम अपना हाउस 6 लाख का 1 लाख में बेचेंगे, तो अब इसमें एडिक्वेसी अगर प्राइस का देखोगे तो तुम्हें लगेगा ट्रांजैक्शन तो वॉइड है, ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक ने प्रॉमिस किया दूसरे को, दूसरी पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, प्रॉमिसी ने, उसको ट्रांजैक्शन समझ आ रहा है, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, तो फिर ये वैलिड माना जाएगा। फ्री कंसेंट बेसिकली अगर दे दी है तो वैलिड माना जाएगा। ठीक, तो इसमें बुलेट पॉइंट क्या है कि इट नीड नॉट टू बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू और approximate
approximately of equal value with the promise for which it is exchanged. ठीक, but it must be something which law would regard as having same value. कुछ ऐसा होना चाहिए कि लॉ भी बोले कि सेम वैल्यू का हो, लेकिन प्रोमिसी की उसमें फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है. ठीक है, अगर मान लो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है भी ना, तो प्रोमिसी का उसमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए. उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, कोअर्शन ये सब इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए. ये समझ आया पॉइंट? एग्जाम्पल भी इसमें यही लिखा है कि अगर जैसे हाउस वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो उससे ट्रांजैक्शन वॉइड नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल पार्टी प्लीड्स दैट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस अंडर कोअर्शन. तो वो सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म. परफॉर्मेंस ऑफ what one is legally bound to perform. अब ये क्या कहता है? Consideration must not be performance of existing duty. Performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract. Hence, a promise to pay money to a witness is void, for it is without consideration. तो इसमें ये कह रहे हैं कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी. ठीक, अगर कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है जो कि लीगली बाउंड है उस चीज़ से, जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका ऑब्लिगेशन है उस एक्ट को करना, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन नहीं बन सकता है. जैसे किसी विटनेस को मनी पे करना, प्रॉमिस करना, तो वो वॉइड है क्योंकि वो है विदाउट कंसिडरेशन. An agreement by a client to pay to his counsel after the latter has been engaged a certain sum over and above the fee in the event of success of the case would be void. जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पहले बुलेट पॉइंट लिख दूं मैं. परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract. जैसे एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है कि मुझे ये एलिमेंट है पर्टिकुलरली, और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब फीस उसने पे करके अपना ट्रीटमेंट करा रहा है. लेकिन जब उसका डॉक्टर से डिस्कशन हुआ फर्स्ट या सेकंड मीटिंग में, सेकंड या थर्ड मीटिंग में सब्सिक्वेंटली, तो उसमें उसने डॉक्टर से कहा कि अगर मेरा ये एलिमेंट 3-4 दिन में अब सही हो जाता है क्योंकि रिकवरी हो रही है, तो मैं आपको इस फीस के अलावा अपनी सेल्स का 10% दूंगा, अपनी कमीशन का 10% दूंगा एज अ रिवॉर्ड या जो भी मेरा मन है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, इसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी है पेशेंट्स को एड्रेस करना और उसके अगेंस्ट में जो भी प्रिस्क्राइब्ड कंसल्टेंसी फीस है वो चार्ज करना. उसके ओवर एंड अबव कुछ अगर पेशेंट उसे दे रहा है जो वो नहीं रिक्वायर कर रहा है या वो नहीं डिमांड कर रहा है, तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. जैसे इसमें एग्जाम्पल है एक क्लाइंट का एंड एक काउंसिल का. मतलब ये हो गया उसका जैसे एडवोकेट, ठीक,
तो अब एक अग्रीमेंट हुआ इनके बीच में कि ये पे करेंगे इनको सर्टेन अमाउंट over and above fees if the case is successful. ठीक, तो ये void माना जाएगा। ये पूरा इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा ये void होगा because it is without consideration. इसके अलावा पॉइंट कौन सा है? तो ये पॉइंट आप सबको समझ आ गया। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, ठीक है, एंड नॉट इल्यूजनरी। इल्यूजनरी हो गया या बोल सकते हैं जैसे फैंटेसी वर्ल्ड होता है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लॉ अटैच हो, ठीक है। इट मस्ट बी समथिंग टू विच लॉ अटैचेस सम वैल्यू, ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो एक पर्सन ने प्रॉमिस किया कि मैजिक से हम ट्रेजर डिस्कवर करेंगे, तो वो इल्यूजनरी है, ठीक। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इमोरल, अनलॉफुल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये तो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड पॉइंट एक तरह से कहा जाए तो, कि कंसिडरेशन, एंड ये अंडरस्टूड भी है, ये इम्प्लाइड है कि इमोरल नहीं हो, अनलॉफुल नहीं हो, या फिर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, पब्लिक के अगेंस्ट में ना हो, या कोई ऐसा एक्ट जो फ्रॉड से कनेक्टेड है, फ्रॉड या मैल प्रैक्टिसेस से कनेक्टेड है। जैसे एक पर्सन ने अग्री किया कि हम इस पर्सन को, दूसरे पर्सन को, बी को कार बेचेंगे 2 लाख में, तो ए का ऑब्लिगेशन है कार देना, बी का ऑब्लिगेशन है कार रिसीव करना एंड अमाउंट पे करना। तो ये एक तरह का बाइंडिंग, इसमें लीगल ऑब्लिगेशन भी कवर हो रहा है, लॉफुल भी है, मॉरल भी है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ भी नहीं है, तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कह रही है कि तुम मेरे से कार खरीदो, या पर्टिकुलरली तुम मैं अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दूँ, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, या फिर मैं कोई एक तरह का थ्रेटन दे रही है, तो वो फिर इमोरल हो जाएगा एंड वो अनलॉफुल हो जाएगा, ठीक। या मैं तुम्हारी लोकेलिटी में आके सबको मैं फायरिंग करूँगा, तो इस टाइप की थ्रेटनिंग बातें करना, दैट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ थे लीगल टर्म्स जो कि मैंने आज डिस्कस करे आपसे कंसिडरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसके अलावा जो टॉपिक है, इसमें 2 टॉपिक्स बचे हैं, सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ये 2 टॉपिक्स हैं। जैसे अगर मैं वैलिडिटी ऑफ अग्रीमेंट की बात करूं, तो मैं ये थोड़ा शॉर्ट में बता दे रही हूँ, बाकी इसका मैं लिखवा दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। इसमें वो अग्रीमेंट्स आते हैं जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट को तभी हम इन्फोर्स कर सकते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन उसमें जब होता है तो उसमें कंसिडरेशन भी होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं? जैसे कि मान लो लव एंड अफेक्शन है पार्टीज़ के बीच में, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि उनके बीच में कंसिडरेशन की बात ही नहीं होती है कभी, ठीक। तो वो ओरल ही अग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का हो गया, ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा, वॉलंटरी सर्विसेज हो गई। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई भी सर्विस दे रही है, मान लो गुड्स डिलीवर कर रही है वॉलंटरली, इसका मतलब बिना कुछ एक्सपेक्ट किए इन रिटर्न। वॉलंटरली मतलब कोई भी एक्ट अपने अंदर से, जैसे आपने खुद से किया
और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि उसके बदले मुझे कुछ कंसिडरेशन या कुछ रिटर्न में कोई मॉनेटरी चीज़ मिले, या मॉनेटरी नहीं तो किसी और फॉर्म में कंसिडरेशन मिले, तो वो वॉलंटरी सर्विसेज में आ जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या वैलिड माने जाते हैं? हाँ, वैलिड माने जाते हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि टाइम बाद डेट हो गया, कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को मेनली किसी अमाउंट के लिए प्रॉमिस किया था कि हम इतना अमाउंट आपको पे करेंगे, ठीक है। उन्होंने एक तरह से लोन लिया था, ए ने मान लो बी से लोन लिया था और कहा था कि हम पे करेंगे, और अब 3 महीने हो गए, 3 महीने तक पेमेंट रिसीव नहीं होता है दूसरी पार्टी को। तो अब 3 महीने बाद एक जो ए पार्टी है वो रिटर्न प्रॉमिस देती है कि जैसे 60,000 मान लो बन रहे थे पे करने को, आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन अब वो कह रही है हम 50,000 देंगे फुल कंसिडरेशन, फुल सेटलमेंट में, ठीक है। जैसे बैड डेट्स को फाइनल सेटल करते हैं तब, तो उस टाइम पे जैसे पार्टीज नेगोशिएट करती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको 50,000 देंगे 60,000 के बदले। तो ये विदाउट कंसिडरेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एनफोर्सेबल होगा, ठीक है, वैलिड माना जाएगा। गिफ्ट्स के केस में कोई भी कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट का रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। गिफ्ट में तो कंसिडरेशन होती नहीं है। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हम कवर करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक, उसमें भी कंसिडरेशन नहीं होती है। चैरिटी जो आप लोग खुद अपने एंड से भी करते हो, जैसे आजकल कोविड-19 के फेज में हर कोई चैरिटी में इन्वॉल्व है, तो उसमें कंसिडरेशन तो होती नहीं है कोई, मतलब आप इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट करते हो नहीं, वॉलंटरली एक्ट होता है। एजेंसी, अब एजेंसी वर्ड भी हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाला टॉपिक है उसमें, एजेंसी एंड बेलमेंट। थोड़ा सा इसका मैं ब्रीफ कर दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, बाकी इसमें भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके अलावा एक टॉपिक और है, स्यूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कंसिडरेशन जो है हम लोग ने बात करी कि वो प्रोसीड कर सकती है प्रॉमिसी से, फिर थर्ड पार्टी को भी जा सकती है, तो क्या थर्ड पार्टी उस पर केस फाइल कर सकता है? कि जो पार्टी स्ट्रेंजर है बेसिकली वो केस फाइल कर सकता है, उस पर ये टॉपिक है। तो इस पे जो बेसिकली प्रोविज़न ये बोलता है कि पर्सन जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट का वही केस फाइल कर सकता है, वही सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर हो सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर नहीं हो सकता है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में अगर स्ट्रेंजर इन्वॉल्व है तो वो सूट फाइल कर सकता है, क्लेम कर सकता है, जिसके कुछ 4-5 बेसिकली एक्सेप्शंस हैं, 5 एक्सेप्शंस हैं जो मैं आप 5 नहीं है 7 एक्सेप्शंस हैं जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब पूरा लिखवा दूंगी मैं आपको, मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है, ठीक। तो ये 2 टॉपिक्स हैं, और इसके अलावा फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गए, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतने ही, और बाकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो, और ये टॉपिक आप जब तक रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।